नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा हुआ है और वो चर्चा कर रहा है सेक्स मैरिज के बारे में कि एक ही लिंग जो चाहे वो स्त्री हो तो स्त्री के साथ शादी करना चाहती है, पुरुष हो तो पुरुष के साथ शादी करना चाहती है, जिसे समाज अनुमति नहीं देता है। और जो हमारे आज के कानून है उसमें भी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये सेम सेक्स के लोग जो हैं शादी कर सकें। तो ये सेम सेक्स मैरिज क्या है, क्योंकि समाज में तो जो आम है वो यही है कि दो अलग अलग सेक्स के या दो अलग अलग लिंग के लोग जो हैं वो संबंध बनाते हैं और वो शादी करते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और इस पूरे रिलेशन के बारे में काम करने वाली कार्यकर्ता चैनिका जी हमारे साथ हैं। तो मैं उनका जनता का आईना में स्वागत करता हूं। और चैनिका जी, ये क्या है, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो अच्छा होगा। शुक्रिया शकील, मुझे बुलाने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये मुद्दा एक्चुअली हम लोग इसको मैरिज इक्वालिटी के नाम से ज़्यादा बात करते हैं कि शादी में बराबरी, ये हमारी डिमांड है, सेम सेक्स से ज़्यादा भी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगी। अगर आप इतिहास देखें तो 2014 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो आमतौर पर नालसा जजमेंट के रूप में समझा जाता है, पहचाना जाता है। तो नालसा में ये कहा गया कि इस देश में ये पहचाना गया कि जेंडर जो है ये सिर्फ औरत और आदमी इतने ही तक सीमित नहीं है, लेकिन जेंडर की एक और भी पहचान सामने रखी गई और उसमें ये कहा गया कि जब आप पैदा होते हैं तब आपको जो जेंडर दिया जाता है उससे अलग भी आप एक जेंडर अपना सकते हैं, और उसको ट्रांसजेंडर का नाम दिया। इसके बाद एक कानून आया जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भी हक मिले हमारे देश में। हमेशा हमें दिखते आए हैं, कुछ लोग हमें नज़र आते हैं, जैसे जो हिजड़ा हमको नज़र आते हैं, किन्नर हमको नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के ट्रांसजेंडर लोग होते हैं। तो ये जो शादी की मांग है, ये सिर्फ दो आदमियों या दो औरतों तक सीमित नहीं है। इसमें ये भी है कि जो ट्रांस लोग हैं वो भी शादी का हक मांग रहे हैं। और ये कुछ हद तक जो कानून है जो 2020 में बना, उसमें जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन के लिए कानून बना, उस कानून में भी ये कहा गया है कि ट्रांस लोगों को भी शादी करने का हक है। तो अब हम जिस माहौल में हम जी रहे हैं 2019-20 से, 2014 से जब नालसा का जजमेंट आया, उसके बाद 19 में कानून आए, 20 में रूल्स आए, तो अब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, और शायद हम लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि सिर्फ दो जेंडर नहीं है, आदमी, औरत और ट्रांस लोग, ऐसे तीन तरह के जेंडर्स हमारे आसपास हैं। इसमें भी जो ट्रांसजेंडर है वो एक समुदाय नहीं है, उसमें लोग अपनी पहचान अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मतलब ये होगा कि जिसको जो बचपन में जो जेंडर दिया गया उससे अलग उसका आज जेंडर है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में सबने कहा ये लड़की है, लेकिन बड़ा होकर वो कहते हैं कि मैं लड़का हूँ। कुछ हैं जो पैदा होते हुए आदमी कहे गए, लड़के कहे गए, और वो जब जब उनको सज्ञानता आती है तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ, मेरा जेंडर कुछ और है। कभी वो औरत कहते हैं, कभी वो ट्रांसजेंडर कहते हैं, कभी जेंडर क्वियर कहते हैं। तो तमाम नाम वो ले सकते हैं, क्योंकि वो नाम लेने की उनके पास आज़ादी है। तो जब हम बात कर रहे हैं तब हम इन सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये जो पिटिशंस है, इसमें दो आदमी, दो औरत, दो ट्रांस लोग, एक ट्रांस व्यक्ति और एक औरत, एक ट्रांस व्यक्ति और एक आदमी, ऐसे अलग अलग तरह के लोगों के शादी के हक की चर्चा वहाँ की जा रही है। सवाल ये है कि शादी का हक क्यों मांग रहे हैं, है ना? तो एक और भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 में आया, जिसको हम नवतेज जौहर के जजमेंट के रूप में जानते हैं, जिसमें हमारे देश में एक कानून है, 377 आईपीसी की धारा है
जिसके तहत ये कहा गया था कि आदमी और औरत के बीच में, जिसको प्राकृतिक सेक्सुअल संबंध कहते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी संबंध होगा, सेक्सुअल संबंध, तो वो एक तरह से क्रिमिनल माना गया था। तो 2018 के जजमेंट ने ये कहा कि अगर दो व्यक्ति अपनी मर्जी से जैसे भी सेक्स करना चाहे तो उनको उसकी आज़ादी होनी चाहिए, इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। और जब ये कहा तो एक तरह से जो ये सारे लोग हैं, जिसमें ट्रांस लोग भी हैं, जिसमें दो आदमी दो औरत, मतलब दो गे व्यक्ति, दो लेस्बियन औरतें, ये सारे उसमें शामिल हैं। और ये सब लोग एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम, अगर आप ये मान्य करते हैं कि हमारे ऐसे सेक्सुअल संबंध हो सकते हैं, तब आप ये भी मान्य कर रहे हैं कि हम इस तरीके से अपने जो भी हमारे करीब के लोग हैं उनके साथ जी सकते हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी बना सकते हैं। तो फिर हमें बराबरी के हक क्यों नहीं मिल रहे? अगर एक आदमी और औरत शादी में रहते हैं तो एक उसका मुख्य ये है कि आपने एक नया परिवार बनाया। वो परिवार जो भी आपने बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, उसमें आप लोगों ने मिलकर साथ रहने का, और उसके तहत प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, जो भी है, वो सारा आपने ये कहा कि हम दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ अब रहेंगे। और समाज से या कानून से ये मांगा कि हमारे इस रिश्ते को आप पहचानिए, इस रिश्ते को मान्यता दीजिए, और इस रिश्ते से चलते हमारे जो भी संबंध है उसके लिए आप एक तरह से कानून बनाइए, ताकि बाकी समाज के लोग अगर हमें अलग करना चाहें तो हमें प्रोटेक्शन मिले। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो परिवारों को मिलती है समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो हमें प्राप्त हो। और अगर हमारे बीच में कभी अनबन हो तो आप हमें मदद करिए, ताकि हमें अगर अलग होना है तो हमारे जो भी नियम कानून के अनुसार हम अलग हो सकते हैं। अब ये जो बातें हैं, ये सारे लोग जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसमें एक आदमी और औरत होने की क्या जरूरत है? कोई भी दो लोग इस तरीके से एक नया परिवार बना सकते हैं। परिवार का मतलब ये है कि कुछ दो लोग, आज की तारीख में हम सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो दो लोग शादी के तहत दो ही लोग हो सकते हैं। दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए कटिबद्ध है। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के परिवार हैं, वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी जिएंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, हम साथ में अपना परिवार बसाएंगे। तो इस परिवार को समाज की तरफ से बराबरी का दर्जा क्यों नहीं है, ये सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए। और बात ये रखी कि अगर आप हमको ये नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, कि कुछ रिश्तों को आप ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ रिश्तों को आप एक मान्यता दे रहे हैं, कुछ रिश्तों को आप एक हक दे रहे हैं, और कुछ रिश्तों को उन हकों से बाहर कर रहे हैं। तो एक तरह से कानून में भेदभाव हो रहा है, और वो संवैधानिक नहीं है। अगर ये, इसको अगर हम भेदभाव के नजर से देखें तो ये असंवैधानिक है। ये कहते हुए सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लोग, मतलब कुछ लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गए थे और कुछ लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गए थे। तो ये बैकग्राउंड है कि क्यों ये डिमांड्स आई। लोगों की अपना, मैंने जिसके साथ जिंदगी जीने का फैसला किया है, उस जिंदगी को समाज से, कानून से, सरकार से मान्यता मिले, सुरक्षा मिले, और उसके अंदर अगर कभी कोई दिक्कत आए तो कुछ हद तक आप हमारे को सुलझाने के लिए भी सहायता करें। चनिका, दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि एक तो ये आर्ग्यू किया गया कि ये हिंदू में भी और दूसरे सारे धर्मों में ऐसे संबंधों को पाप माना जाता है, और दूसरा ये भी बताया गया कि ऐसे संबंध जो है ये कुछ उच्च वर्णियों की ये बातें हैं, आम नागरिक इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? तो शकील, ऐसा है कि जो शुरुआती पिटिशंस गए थे, मतलब पहले मैं ये कह दूं कि कुछ पिटिशंस थे जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी गए थे, कि हमको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करना है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं। अधिकांश लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गए थे।
हम भी पेटिशनर्स थे, तो मैं ये दोनों बातों को जोड़कर कहना चाहती हूँ कि हम क्या समझ रहे थे वहाँ जाते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर स्टैंड लिया। तो सबसे पहले जहाँ धर्म की बात आती है, हम लोग गए थे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट एक तरह से एक सिविल यूनियन की तरह है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट सब धर्मों से अलग है। वो एक सेक्युलर शादी का कानून है। वो ये कहता है कि कोई भी दो लोग, आदमी और औरत, कोई भी आदमी और औरत, उनकी जाति जो भी हो, उनका धर्म जो भी हो, वो यहाँ आकर शादी कर सकते हैं। वो उनको उसके लिए अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो अपने अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन देश ये पहचान रहा है कि दो विभिन्न धर्मों के लोग और दो अलग जातियों के लोग, क्योंकि हमको ये याद करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया और हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में आया। तो जब 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, तब अंतर जातीय शादियों के लिए भी जगह नहीं थी हिंदू कानून में या हिंदू प्रथाओं में। तो इसको लेकर जब 1954 में कानून बना, तो वो ये कह रहा है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेक्युलर स्टेप है जो इस आजाद भारत की तरफ से ये लोगों को दिलाया गया था कि आप दो धर्मों के हो, दो जाति के हो, आप शादी कर सकते हैं। अब इसी बात को आगे लेकर हम में से कुछ लोगों ने कहा कि ये कानून जो है ये उस समय सिर्फ धर्मों की बात कर रहा था, क्योंकि 1954 में आप दो होमोसेक्सुअल लोगों की, दो समलैंगिक लोगों की, ट्रांसजेंडर लोगों की बात ही नहीं हो रही थी। आज चूंकि दुनिया जहां भी है, आज चूंकि भारत देश जहां भी है, आपने आज हमको पहचान दे दी है। तो जब आज आपने पहचान दी है, तो आज की तारीख में अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 पर्सन्स कैन गेट मैरिड, तो वो दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। और चूंकि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में आ रहे हैं। कुछ लोगों को ऑफकोर्स हिंदू लॉ भी कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन ये कहा कि हम कोई भी रिलीजियस लॉ के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ये सारा पिटिशन सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट पर सीमित रहेगा। ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया और पहले दिन ही ये तय हो गया कि ये जो पूरी बात है ये सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत है। तो ये सबसे पहले अलग करने की जरूरत है, सोच अलग करने की जरूरत है कि धर्मों के अंदर कोई, या धर्मों के कानून के अंदर कहीं कोई परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे 1954 में धर्म के लोगों को ये मान्य नहीं था कि एक हिंदू आदमी और एक मुसलमान औरत शादी करे, आज भी कई लोगों को मान्य नहीं है कि एक हिंदू औरत और मुसलमान आदमी शादी करे, लेकिन ये देश आजादी देता है कि ये दो लोग शादी कर सकते हैं, चाहे आपका धर्म माने, चाहे आपकी जात माने, चाहे आपका समाज माने ना माने, इससे अलग देश मान्यता देता है और वो धर्म के बाहर है। उसी तरीके से यहाँ हमने कहा कि चूंकि आप, ये जो कानून है ये धर्म के बाहर है, इसीलिए इसके तहत ही हम मांग रहे हैं। दूसरी बात जो आ रही कि ये बहुत अपर क्लास लोगों की बातें हो रही है, जाहिर है कि शुरू में जो 2-3 पिटिशंस गए वो कुछ बहुत ही मतलब बड़े शहरों में रहने वाले, अच्छे पढ़े लिखे, कुछ हद तक डोमिनेंट जात के, डोमिनेंट क्लास के ऐसे लोगों के पिटिशंस थे। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे हमारा पिटिशन है उसमें हम 4 लोग ऐसे हैं जो बड़ौदा, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में रहते हैं, और हम लोग इस समुदाय से आते हैं कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम उच्च जाति के हैं, कुछ, सब नहीं है लेकिन कुछ हैं, और शायद आज हमारा एक माली हालत हमारी अच्छी है। लेकिन हमारे साथ 3 और जोड़े हैं, 6 लोग हैं हमारे साथ, जो जिनका नाम भी हम नहीं दे सके हैं पिटिशन में, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, 20-25 इस उम्र के या 20-30 साल के हैं, जो छोटे छोटे गांवों से निकल कर आए हैं, जो वहां से भागे हैं अपने घरों से, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ रहना है और घर वाले, समाज वाले उनको साथ में नहीं रहना देना चाहते। और ये किस्से हमने बहुत सुने हैं। हम 1995 से इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं बम्बई शहर में,
और कई सारे और छोटे-मोटे संगठन अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। और हमने ये लगातार देखा है, खास करके औरतें, खास करके जिनको हम लड़कियां कहते हैं, बेटियां कहते हैं परिवारों की, वो इतना प्रेशर में रहती हैं घर परिवार वालों से कि उनकी एक आदमी से शादी कर दी जाए कि जैसे ही पता चलता है कि हमारी बेटी का किसी और के साथ संबंध है, या जैसे ही पता चलता है कि हमारी बेटी लड़कियों की तरह नहीं रह रही है, वो कुछ उसके हाव भाव ऐसे हो रहे हैं कि वो लड़कों की तरह हो रही है, तो माँ बाप 18 तक के उम्र तक पहुंचने की भी वो चिंता नहीं करते, उससे पहले ही शादी करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग जो हैं, ये अक्सर बहुत मार खाते हैं, बहुत उनके साथ बहुत तरह की हिंसा होती है। और ये सारे लोग कपल्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं पिछले कई सालों से, ये कहकर कि हमें आदमियों से शादी नहीं करनी, हमको एक दूसरे के साथ रहना है। और ये पूरे, मेरे को लगता है कि हर स्टेट से हमारे पास ऐसे किस्से हैं। ये कोई बड़े शहरों की बात नहीं है, ये कोई सिर्फ उच्च वर्ग की बात नहीं है, आदिवासी समुदाय से लोग हैं, दलित समुदाय से लोग हैं, हर जाति से लोग हैं, हर धर्म से लोग हैं, सब हैं। सारे धर्मों के लोग एक तरह से इस बात में एकजुट हैं कि अगर उनके, मतलब सारे परिवार एकजुट हैं कि अगर उनके बच्चे ऐसे रिश्तों में जाते हैं तो उन सबके तरफ से हिंसा एक प्रकार की होती है। तो धर्म ऐसे इकट्ठे आ रहे हैं उनके पास, और हमारे ये लोग जो हैं वो बेचारे भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं, या बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं, या आत्महत्या की कोशिश की है। तो ये कहना कि ये सिर्फ अपर क्लास है, अपर कास्ट है, शहरी है, ये सारी बातें अगर हम ध्यान से मीडिया को देखें, ध्यान से सिर्फ अखबारों की खबरें देखें, तब भी हमको सबको दिखेगा कि ऐसे लोग हर जगह हैं, और ये मांग उन सबकी है, सिर्फ बड़े शहरों और बड़े इनकी नहीं। का और एक सवाल था मेरा कि जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि दो सेम सेक्स के लोग एक साथ रह सकते हैं, वो अभी गुनाह नहीं है, किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट नहीं है, उन्होंने 377 जो आईपीसी में गुनाह करके था उसको भी रद्द कर दिया है, तो अब आप लोगों ने इतना सा विद्रोह किया और धर्म के और समाज के साथ, तो अब ये शादी की बंधन में क्यों बनना चाहते हैं? आप तो रह सकते हैं। तो बात ये है कि ऐसे तो हर कोई रह सकता है ना, मतलब हर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इस देश का कानून ये जगह देता है कि चाहे आप आदमी है, औरत है, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। चाहे आप दो औरतें, कोई भी दो लोग उनके रिश्ते हैं नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन लोग क्यों नहीं रहते? लोग क्यों शादियां कर रहे हैं? लोग क्यों जा जाकर इस समाज में शादी को एक तरह का दर्जा है। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जो ऑपोजिशन था, या सरकार की तरफ से जो दलीलें हो रही थी, उनको ध्यान से सुना होगा, तो लगातार ये कह रहे थे कि शादी जो है वो एक सबसे ऊपरी इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक आदमी और औरत को दी जा सकती है। आप लोग निचले दर्जे के हैं, आपको हम ये जगह नहीं दे सकते। अब जब इतनी जगह शादी के इंस्टीट्यूशन को है, जब सरकार परिवार की परिभाषा ही ये करती है कि जो हमारे खून से जुड़े हुए रिश्ते हैं, या जो शादी से जुड़े हुए रिश्ते हैं, वही परिवार के तौर पर लीगली डिफाइन होते हैं। जब फैमिली हम कहते हैं, और अगर हम मनरेगा के तहत भी जाएंगे, तो जिस फैमिली का जिक्र हो रहा है, वो फैमिली वही है कि मेरा रिश्ता आपके साथ खून का है या शादी का है। मेरा, अगर हम दो लोग साथ में रह रहे हैं, उसको एक, दो गरीब लोग साथ में रह रहे हैं, उनको मनरेगा का ये चाहिए, उनको वो परिवार के रूप में नहीं पहचान मिलेगी, न राशन के लिए मिलेगी, न किसी चीज के लिए मिलेगी। तो सरकार की नजर में भी, कानून की नजर में भी फैमिली को एक जगह है। दो लोग साथ में रहना और दो लोग शादी में रहना, इसमें सरकार भी फर्क करती है, समाज तो करता ही है। समाज तो तमाम तरीके से करता है। आप रेंट करने जाएंगे तो बोलेंगे हम नहीं देते, हम सिर्फ शादीशुदा लोगों को घर देते हैं। आप अगर बच्चा गोद लेंगे तो आप दो लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते साथ में, क्योंकि
शादी में ही बच्चे किए जा सकते हैं। 2 लोग, एक अकेला व्यक्ति गोद ले सकता है, लेकिन 2 लोग मिलकर बच्चा गोद नहीं ले सकते। ज़ाहिर है, क्योंकि लोगों को चिंता है कि वो बच्चे की स्टेबिलिटी का क्या होगा। तो आप कहीं एक तरफ पहचानते हैं कि स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए हमको एक रिश्ता, जिसको हम शादी का नाम देते हैं, वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप वंचित करेंगे, आप कहेंगे कि आप दोनों माँ-बाप, आप दोनों इसके पेरेंट्स नहीं हो सकते। आप दोनों एक बच्चे को साथ में नहीं बड़ा कर सकते, क्योंकि आपके पास शादी का रिश्ता नहीं है। तो ये तो भेदभाव है। सो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमको एक तरह से शादी, क्योंकि शादी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत मान्यता है इस समाज में। और मैं दूसरी बात भी जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर, कि मैं एक नारीवादी सोच से आती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि शादी का इंस्टीट्यूशन एक्चुअली बहुत पितृसत्तात्मक है, और मैं तो अगर शादी मिल भी जाए तो मैं शादी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन को ज्यादा महत्व देना ये अपने आप में गलत है। पर मेरे दो दो इस पर विचार है। एक मेरा विचार ये है कि जब इंस्टीट्यूशन मौजूद है और वो इंस्टीट्यूशन कुछ लोगों को फायदे दे रहा है, तब ये कहना कि जो लोग अंदर हैं वो तो ठीक है, लेकिन और लोगों को अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पितृसत्तात्मक है, ये मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है अगर ये हक है तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। तो अगर हम शादी के इंस्टीट्यूशन को पूरा खत्म कर देते हैं तो फिर मसला ही नहीं है, फिर कोई भी 2 लोग साथ में रह सकते हैं और जैसे भी रहना चाहे वैसे रह सकते हैं। सही है, वो एक बात। दूसरी बात जो हमने अपने पिटीशन में कही है और जिसके लिए हम लोग गए हैं कोर्ट में, वो ये है कि परिवार हमको दिया जाता है, हम पैदा हो जाते हैं उस परिवार में, वो हमारा चॉइस नहीं है। हम जिन माँ-बाप, जिन पूरे रिश्तेदारों के बीच हम पैदा होते हैं, वो हमको मिला हुआ है। कई बारी वो परिवार हमारे लिए एक सेफ जगह नहीं है। अगर हम उस परिवार के कायदे नियम से अलग कुछ करना चाहते हैं, तो वो परिवार हमारे लिए बहुत अनसेफ जगह बन जाता है। ये बात नारीवादी आंदोलन ने शादी के तहत, मैरिटल वायलेंस, मैरिटल फैमिली, उस सब के मतलब वैवाहिक आपका जो जीवन है उसके तहत औरतों के साथ कितनी हिंसा होती है इसकी बात करी है। कई बार इसकी बात करी है कि कैसे जबरदस्ती शादियां की जा रही हैं, कम उम्र में शादियां की जा रही हैं, परिवारों के द्वारा की जा रही हैं। तो एक तरह से या परिवार के अंदर छोटे बच्चे, लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। ये सारी बातचीत पहले से होती आ रही है। हम इसमें एक और चीज जोड़ना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सपोज मैंने शादी नहीं की, सपोज मेरे को शादी नहीं करनी या मेरा कोई रिश्ता नहीं बना जिसके तहत मुझे शादी में रहना है, लेकिन मेरी जिंदगी आप लोगों से बहुत अलग है। मैं ये परिवार के साथ, ये परिवार मुझे एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये परिवार मेरे को मान्यता नहीं दे रहा है, मेरे जेंडर और मेरी सेक्सुअलिटी को ये परिवार मान्यता नहीं दे रहा है। तो मैंने अपनी जिंदगी में और लोग चुने हैं जो मेरे लिए परिवार समान है। पर क्या होगा अगर जब तक मैं लड़ सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तब तक तो मैं कह सकती हूँ कि मैं निर्णय लूंगी, वो सबको मान्य करना पड़ेगा, समाज को भी मान्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो, मान लो कि मैं बहुत बीमार हूँ, मान लो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मान लो कि मैं नहीं कह पा रही हूँ कि आप किसको बुलाइए, और या मैं लड़ नहीं पा रही हूँ कि नहीं, आप मेरी जो दोस्त है उसको ही आप बुलाएंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। तो हॉस्पिटल क्या करेगी? वो मेरे कागजात देखेगी, मेरे कागजात में मेरे परिवार कौन है उनके पास जाएगी। वो परिवार वाले वहां आकर मेरी मर्जी नहीं जानते हैं, वो परिवार वाले मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस परिवार के चंगुल से कैसे निकलूं, मेरे लिए कैसे सरकार पहचाने कि मेरे लिए जिंदगी में और भी लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक जरिया है कि मैं शादी कर लूं, ताकि वो एक डॉक्यूमेंट हो जाए कि ये व्यक्ति है जिसको मैं चुन रही हूँ, जो मेरे लिए निर्णय लेगा। दूसरा जरिया जो हमने पिटीशन में डाला है वो ये है कि जो भी व्यक्ति शादी नहीं करता है, वो सिर्फ क्वियर ट्रांस लोग नहीं है, बाकी लोग भी हैं। कई बारी अगर उनका परिवार के साथ जमता है तो ठीक है, वो परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन
जब परिवार से अलग उनकी सोच होती है, कोई भी कारण से हो सकती है, मेरी राजनीतिक सोच अलग है, मेरा जेंडर सेक्सुअलिटी अलग है, जो भी है, मेरा परिवार के साथ झगड़ा है, उस समय पर मैं अपने एक चुनिंदा परिवार बनाती हूँ, मेरे लोगों को चुनकर मैं एक ज़िंदगी जीती हूँ, जो लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे निर्णय परिवार वाले नहीं लेंगे, जिसको आप हमारा परिवार कह रहे हैं, वो नहीं लेंगे। हमने अपना चुना हुआ परिवार है हमारा, हमारे चुने हुए लोग हैं, उनमें से इस व्यक्ति को आप नेक्स्ट ऑफ किन कहेंगे और उसको बुलाएँगे। और इसके लिए हमारे पास एक कानून में ही जगह पहले से है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है इस देश का, जिसमें आपको अगर कोई भी मानसिक बीमारी है, तो उसके तहत किस तरीके से आपको केयर मिलना चाहिए, इसके बारे में बातचीत की गई है। उसमें ये कहा है कि अगर मैं डिसीजन लेने की हालत में नहीं हूँ कि मेरे लिए क्या मेंटल हेल्थ केयर होना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो मैं पहले से रजिस्टर कर सकती हूँ कि ये व्यक्ति मेरे लिए निर्णय लेगा। और वो व्यक्ति जो है, वो पहली बार कानून में ऐसा आया है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार यानी मेरे शादी के परिवार या मेरे खून के परिवार से जुड़ा हुआ होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो उसी को लेकर हमने ये प्रेयर डाला है, हमने ये एक हमारी तरफ से शादी भी माँगी है और ये भी कहा है कि जो शादी में नहीं है, वो भी क्वेयर और ट्रांस हैं, इसीलिए अपने परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, परिवार के साथ उनका लगातार द्वंद्व चल रहा है और वो परिवार उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए हमको नेक्स्ट ऑफ किन डिफाइन करने का, अपने तरीके से उसको परिभाषित करने की भी जगह मिलनी चाहिए। तो ये हमारी एक और एडिशनल प्रेयर है जो बाकी लोगों ने नहीं ली है, हम लोगों ने ली है। और जब मैं हम लोग कह रही हूँ, तब हम एक नेटवर्क है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांस लोगों के साथ काम करने वाला, इंटरसेक्स लोगों के साथ काम करने वाला, जो छोटा सा नेटवर्क है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं है, वो छोटा सा नेटवर्क हमने साथ में मिलकर ये वाला पिटिशन दायर किया है। और इसी के साथ हमने एक पब्लिक हियरिंग भी की थी, जो क्लोज डोर पब्लिक हियरिंग थी, क्योंकि जो लोग आ रहे थे उनको हम पब्लिक में नहीं ला सकते, उनकी जिंदगियां बहुत नाजुक परिस्थितियों में है। तो पीयूसीएल के साथ हमने ये एक पब्लिक हियरिंग की और उसका रिपोर्ट भी आया है 17 अप्रैल को, जस्ट ये केस शुरू होने से पहले, जिसमें हमारा ये था कि जो हमारी नेटल फैमिलीज हैं या जिन परिवारों में हम बड़े होते हैं, उनसे क्वेयर और ट्रांस लोगों को किस तरह के हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये अपनों का बहुत लगता है, ऐसा उसका टाइटल है। फिलहाल इंग्लिश में वो अवेलेबल है और हम दे देंगे आपको, ताकि आप शेयर कर सकें कि वो कहाँ से मिल सकता है रिपोर्ट। पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, वो जून एंड तक आ जाएगा। के संविधान ने महिलाओं को स्पेशल प्रोविज़न है, उनके लिए स्पेशल सुविधाएँ दी गई हैं। तो ये जब आप रिलेशन की बात करते हैं, तो इस रिलेशन में क्योंकि बहुत सारे कानून हैं जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और उसके अलावा प्रॉपर्टी के भी हैं, जो पत्नी को या महिला को अलग तरीके से देखती है और पुरुष को अलग तरीके से देखती है। तो ये सब चीज़ें जो आएँगी इसके बीच में, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे बहुत सारी चर्चा हुई कोर्ट में, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी अभी जो अपील है वो बहुत सीमित है। अपील अभी इतनी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप हमारी शादी को रिकॉग्नाइज करिए, ताकि जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं एक शादीशुदा जोड़े को, वो हमको मिल सके। इसके आगे चलकर जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट देखते हैं, तो उसमें डिवोर्स के कंडीशंस हैं, मेंटेनेंस के कंडीशंस हैं, उसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, जिसमें जैसे आप कह रहे हैं वैसे जो वाइफ मानी जाती है या जो महिला है एक आदमी और औरत के रिश्ते में, जो औरत है उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की डिमांड सिर्फ बीवी कर सकती है, शौहर नहीं कर सकता, राइट? तो ये मतलब म्यूचुअल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में शौहर भी कर सकता है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। तो अब ये एक स्पेसिफिक डिमांड है जो वाइफ को मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये सारे जो स्पेसिफिक हैं, जो खास बीवियों के लिए बनाए गए हैं, एक आदमी और औरत की शादी में बीवियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें कोई बदल नहीं होना चाहिए, वो हम पर लागू ना हो।
ये जैसे-जैसे आगे कानून बनेगा, वैसे-वैसे उसका निर्धार होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब 2 औरतें रिश्ते में हैं, तब ये कहना कि उनके बीच में जेंडर का रिश्ता कैसा है, ये मुश्किल है। उनके बीच में भी पावर हो सकता है। उनके बीच में भी कोई ज़्यादा अमीर घराने से हो सकता है, कोई कास्ट से ज़्यादा हो सकता है, कोई मेजॉरिटेरियन धर्म से हो सकता है, दूसरा मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ऐसे भी हो सकता है। तो अलग पावर रहेंगे, लेकिन जेंडर का पावर जो शादी के रिश्तों में क्लियरली मार्क किया गया है, वो वहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। एक ट्रांस व्यक्ति और एक औरत के बीच में वो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। तो हम नहीं चाहते, हम दोनों तरफ से नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि इतने सालों से लड़ाई करके जो औरतों ने अपने लिए जगह बनाई है, अपने लिए पॉजिटिव हक मांगे हैं शादी में, आदमी और औरत की शादी में, वो कहीं भी खराब हो, उन पे कोई आँच आए, ये हम नहीं चाहते। और दूसरा, हम ये भी मानते हैं कि हमारे रिश्तों में भी पावर होगा, लेकिन वो पावर कैसे होगा, वो कैसे काम करेगा, इसको अभी तक समझा नहीं गया है। जब तक रिश्तों को एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं मिलती, मान्यता नहीं मिलती, तब तक ये सब समझना भी मुश्किल है। तो हम फिलहाल कोई इस पर वर्डिक्ट नहीं चाहते। इसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदुओं के लिए एक खास सेक्शन भी है, डाला गया है, जो बाद में आया, 54 में नहीं था, 76 में लाया गया, जो ये कहता है कि 2 हिंदू, यानी उसमें अलग धर्म के भी होंगे, जैन, सिख, बुद्ध, हिंदू, ये सब अलग-अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, जिनको पर्सनल लॉ के दायरे में हिंदू माना गया है, लेकिन उनकी शादियाँ अंतरधर्मीय शादियाँ हो सकती हैं। एक सिख और एक जैन के बीच की शादी अंतरधर्मीय शादी है। तो ये शादियों में भी अगर ये लीगली हिंदू के दायरे में आते हैं, तो इनको हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो भी प्रावधान है वो उन पर लागू होगा, उनको उससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से हिंदुओं को अपीज किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट में, और ये कहा गया है कि आपका सक्सेशन एक्ट आपको लगेगा, लेकिन मुसलमानों का सक्सेशन एक्ट उनको नहीं लगेगा। 2 मुसलमान भी शादी करेंगे तो उनका सक्सेशन एक्ट उनको नहीं लगेगा। अब हमने ये कहा कि जब तक धर्मों में या धर्म के रिलेटेड कानून में हमारे लिए जगह नहीं है, जब तक वो वहाँ शादियाँ मंजूर नहीं हैं, हम कह रहे हैं कि हमको सारे पर्सनल लॉ हम पर अप्लाई नहीं होते। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है, ये भी अप्लाई ना हो। हमको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे एक हिंदू और मुसलमान को ट्रीट किया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगाया जाता है, हमारे ऊपर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लगाया जाए। तो हम इनहेरिटेंस मांग रहे हैं, इनहेरिटेंस के हक मांग रहे हैं, लेकिन हम पर्सनल लॉ में नहीं घुसना चाहते। तो ये दोनों बातें हमने क्लियरली कोर्ट के सामने भी रखी है, क्योंकि दोनों, हमारा पॉलिटिकल मानना भी ये है कि इस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए एक समुदाय के साथ। तो ये मेरा एक नारीवादी एक्टिविस्ट के रूप में मानना है कि एक्चुअली वो जो प्रोविजन है जिसमें हिंदुओं को खास सहूलियत दी गई है कि वो अपना पर्सनल लॉ ला सके, वो हटा देना चाहिए। लेकिन ये मांग हमने कोर्ट में नहीं रखी है। कोर्ट में हमारी इतनी ही मांग है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के वो हिस्से जो खास औरतों के लिए हैं, या वो हिस्से जो कहीं से पर्सनल लॉ के साथ जुड़ते हैं, उन पर हमारा कोई दावा नहीं है। हम सिर्फ एक हक मांग रहे हैं आज की तारीख में, हमको शादी रजिस्टर करने दीजिए, हमारी शादी को एक लीगल प्रोविजन दीजिए, और उसके बाद जैसे-जैसे आगे समय जाएगा, बाकी किस्से सुलझते जाएँगे। आपको क्या लगता है कि कैसे सुनवाई हुई और क्या डिसीजन आने वाला है? आप ये पिटिशनर हैं तो थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा, सुनवाई तो जैसी हुई हमने सबने सुना। सरकार ने पूरा जोर लगाया कि ये मान्यता ना मिले, और अच्छे से जोर लगाया, मतलब एज़ ओपोनेंट्स हमको ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने हर तरकीब का इस्तेमाल किया। लोगों को ज़लील करने का भी कोशिश किया। एक हद तक ये उनकी अ, मतलब एक सरकार के बतौर ये कहना, क्योंकि जैसे एक लॉयर थे जो शायद मध्य प्रदेश को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हम मतलब ये बराबर तो नहीं है। जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं और होमोसेक्सुअल लोग हैं, इनको बराबरी देना, ये अपने आप में गलत है। तो ये सरकार की तरफ से जो संविधान के अनुसार ये सरकार चलनी चाहिए,
उसकी तरफ से ऐसी बातें सुनना बहुत परेशानी वाला है। बहुत सारे रिलीजियस लोग भी थे जो भी अपोज कर रहे थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, सारे थे, जो भी कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सरकार बार बार ये कह रही थी कि लोग साथ में रह सकते हैं, जो आपने पहले सवाल पूछा, लोग साथ में रह सकते हैं, उनको शादी की क्या जरूरत है। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि शादी, जब आप ये कह रहे हैं कि आप साथ में रह सकते हैं तो फिर आपको मान्यता देने में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की ये कहने की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि शादी तो बनी ही सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल लोगों के लिए है, तो इसमें आप दावा ही कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का दावा ही नहीं कर सकते। ऐसे भी उन्होंने बहुत बातें कही। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। खुद ही नहीं समझे हैं, उनका जो उन्होंने ट्रांस एक्ट बनाया है वो उनके ही समझ में नहीं आया है। वो जैसे अगर आपने सुना होगा तो पहले दिन बहुत उन्होंने कहीं से इंटरनेट से ढूंढ के निकाला, जैसे कि आजकल सब लोगों को आदत है कि इंटरनेट से कुछ भी निकाल लो फिर उसको एक सच्चाई के रूप में सबके सामने पेश करो। तो उन्होंने कुछ 72 टाइप्स ऑफ जेंडर ऐसा कुछ ढूंढ के निकाला और फिर वो पढ़ने लगे बड़े चटकारे ले लेकर, जो बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई है सब सुनने में, क्योंकि आपका आपका ही बनाया गया कानून है जो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना जेंडर खुद चुन सकती है। तो फिर आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं उसका। आपने ये कानून दे दिया है, आपने ये मान लिया है कि इस देश में ट्रांस लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोग जेंडर बदल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर मेरे पास जेंडर का सर्टिफिकेशन आ सकता है, लेकिन वो सब मानो कि उनकी बातचीत में नहीं नजर आ रहा था। वो ये भी कह रहे थे कि ट्रांस एक्ट जो है वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल लोगों के लिए भी है, जो एक्चुअली चीफ जस्टिस ने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। चीफ जस्टिस को उनको बताना पड़ा कि जब आप ये कह रहे हैं कि आदमी बायोलॉजिकल आदमी ही आदमी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, तब चीफ जस्टिस को उनको बताना पड़ा कि आपके कानून के हिसाब से जो ट्रांस व्यक्ति है वो अपने आप के लिए मैन जेंडर भी चुन सकता है। तो आज जब हम मैन कहते हैं तो आदमी कहते हैं, तो उसका मतलब दोनों हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिसको आपने बचपन में आदमी का वो आज आदमी है, और जिसको आप बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड मैन कह रहे हैं, पर ट्रांस मैन भी होते हैं, वो भी मैन है, और ये आपने ऑलरेडी मान्यता दे दी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें कही उन्होंने जो गलत थी। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां उन्होंने कोर्ट के सामने डाली कि आप ये भी कहा उन्होंने, और ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये भी कह दिया ऐसे ही चलते चलते कि आपको पता है सबरीमला में आपने दिया उसके बाद क्या हुआ। तो हम आप कानून दे भी देंगे तब भी समाज उसको मान्यता नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और वो पूरी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। जैसे देखो, औरतों को अभी 75 साल हो गए, लेकिन औरतों को अभी तक बराबरी का हिस्सा तो नहीं मिला है, पर वो तो धीरे धीरे चलता है, समाज तो धीरे धीरे बदलता है। तो आप आराम से बैठिए। आप ये क्या कह रहे हैं हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है आपकी उम्र में नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो क्वेयर और ट्रांस व्यक्तियों को सुनने के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि बार बार ये सुनना, हम हमेशा इसके साथ जीते हैं कि आप थोड़े कम हैं, आप अजीब हैं, आप गलत हैं, आप बेहुदा हैं, बहुत सारा हम सुनते रहते हैं। लेकिन एक कोर्ट में जब सरकार की तरफ से जो ऐसे लोग जब ऐसी दलीलें करते हैं, वो सुनना बहुत मुश्किल है। शायद कानूनी दांवपेच में वो सब काम करता होगा, लेकिन एज पिटिशनर्स, एज पीपल, जो हम बाहर से सुन रहे थे सारे लोग, और क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट था, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, तब ये सब सुनना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरे को, क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये अगर हक किसी के लिए है तो सबके लिए होना चाहिए। और साथ में हमारी जो दूसरी डिमांड है कि आप सिर्फ शादी में सारे हक मत दीजिए, आप अलग से भी हक दीजिए। ये भी जरूरी है। आप शादी का महत्व कम करने के लिए हमने हमारी दूसरी डिमांड भी रखी है। पर मेरे को इनकी बातें सुन सुनकर ज्यादा समझ में आ रहा है कि लोग शादी क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आप शादी को इतना बड़ा बना रहे हैं, आप शादी को ऐसी जगह दे रहे हैं कि हर कोई चाहेगा मेरे को वो चाहिए। आप ही उसको इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं कि हर किसी को वो चाहिए ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं
वो ऊपर है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने कहीं से स्टडीज ला के बता दिया कि बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चों के लिए जरूरी है कि माँ और बाप के साथ ही बच्चों को बड़ा होना चाहिए। दो माओं के साथ बच्चे अगर बड़े होते तो वो सही नहीं होते, वगैरह वगैरह, हर तरह की, मतलब बच्चों के लिए सही नहीं है, और बच्चों की नजर से तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं अलाउ करना चाहिए सेम सेक्स मैरिज। अब मुश्किल यह है कि हम जिन परिवारों से आ रहे हैं, जहाँ माँ बाप हैं, वहाँ हम देख रहे हैं वो कितने डिस्फंक्शनल परिवार हैं। हम देख रहे हैं कि वो परिवार अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो कैसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तो इसके बाद अब क्या ही कहें ना, क्या ही कहें कि ये सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों को बड़ा करने का, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, और कोई तरीका है ही नहीं। ऐसी सारी बातें उन्होंने कही। अब देखते हैं, कानून की नज़र से हमें आज भी लगता है कि हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग है। जब जब नवतेज में ये कह दिया, जब ट्रांस एक्ट में कह दिया कि हमारे हक है कि हम किसी के भी साथ जी सकते हैं, तो फिर उन हकों को एक स्टेप और आगे ले जाने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसको एक मान्यता देने का हमको लगता है कि जगह है। संविधान के तहत हमारा हक बनता है और वो मिलना चाहिए। अब इसके आगे कोर्ट में क्या होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि कई बार बातचीत बड़ी अच्छी अच्छी होती है कोर्ट में और बाद में नतीजा कुछ और आता है। आप समाज को क्या कहना चाहते हैं, जो पूरे जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी तरफ से? तो ये एक, और दूसरा है कि कोई सवाल आपको लगता है कि ये छूट गया है और ये कहना महत्वपूर्ण है, तो आप वो बता सकते हैं। समाज से तो मेरा यही कहना है कि समाज में विविधता को बरकरार रखना ये समाज के लिए अच्छा है। हर तरह की विविधता को बरकरार रखना ये बहुत आवश्यक है, ये ज़रूरी है। इससे समाज अच्छा बनता है। ये मेरा हर चीज़ को लेकर एक स्टैंड है। दूसरा स्टैंड ये है कि ये परिवार का इंस्टीट्यूशन जो है, इसके बारे में बातचीत है। ये सिर्फ शादी की बातचीत नहीं है, परिवार की बातचीत है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको हमको अपने परिवार चुनने का अधिकार होना चाहिए। शायद हम हमारे परिवार में जो हमारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, उनमें से ही कुछ लोगों को चुनकर कहेंगे कि ये हमको समझते हैं, ये हमारे लोग हैं। ये जगह हर किसी को होनी चाहिए। परिवार को सिर्फ एक शादी के तहत ना देखकर पूरे इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम एक जनतांत्रिक तरीके से देखते हैं, तो हमको एक्चुअली उसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि परिवार में ही अगर हमको डेमोक्रेसी नहीं हमने एक्सेप्ट की, और परिवार बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग बहुत वल्नरेबल हैं, कुछ लोग बिल्कुल डिपेंडेंट हैं अपने, मतलब बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो शायद कुछ डिसेबल्ड लोग हैं वो एक तरह से डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, कुछ लोगों के पास सत्ता ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। तो एक तरह से परिवार अपने आप में एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो जिसको हमको डेमोक्रेटिक नज़र से देखना समझना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये आवाज़ें जो हैं क्वेयर और ट्रांस लोगों की, ये हमको फिर से एक बार खींच के लेके जा रही है कि परिवार के ढांचे को हम दोबारा से देखें और उसको समझें, उसको बदलें, उसके उसके तमाम तरीके समाज में उतने ही बराबरी पर लाए जितना कि आज जिसको माना गया है कि खून और शादी का परिवार। इसके अलावा भी बहुत तरीके से परिवार होते हैं। ये पहचान देना हमारे लिए ज़रूरी है, खुद के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि आज जैसी दुनिया चल रही है, उसमें एक तरह से सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, वेलफेयर स्टेट हर तरफ से गायब हो रहा है। ये किस आधार पर किया जा रहा है? इसका आधार यही है कि परिवार आपको देखेगा। ये आधार यही है कि परिवार आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये खतरनाक बात है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या अगर कोई बहुत ही, मतलब एक परिवार के ऊपर ही सारी वेलफेयर की जिम्मेदारी डालना, उस परिवार को फिर उसके बाद एक लाभार्थी की तरह देखना, ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। तो कहीं ये जो हमारी बड़ी लड़ाई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट बहुत ज़रूरी है, सामाजिक सुरक्षा
हर तबके के लिए ज़रूरी है। और वो सामाजिक सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो ये प्रिज़म्पशन में ना रहे, वो ये पहले से ना सोच ले कि परिवार हर किसी के पास है और परिवार सक्षम है कि वो हर किसी के जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा कर सकती है। हर परिवार को एक बाहरी सपोर्ट की भी ज़रूरत है और वो सपोर्ट सिर्फ़ अपने समुदाय से नहीं आना चाहिए। वो जब अपने सिर्फ़ अपने समुदाय से आता है, तब उसमें से खाप पंचायत भी बनती है, कई बार सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन कई बार खाप पंचायतें भी बनती हैं। तो ये विविधता कि वो सपोर्ट अपने समुदाय से आए, अपने आसपास के लोगों से आए, समाज सरकार के पास से आए, ये भी हमारी एक लड़ाई रही है। हमारी लड़ाइयाँ हर दर्जे पर हैं और हर लड़ाई ये कहती है कि परिवार अलग-अलग किस्म के होने चाहिए। हम शायद इसको इतनी ज़ोर से नहीं कहते। हमारी लड़ाइयों में भी, और ये मैं जनरल समाज को नहीं, मैं जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको भी कहना चाहती हूँ कि हम मान के चलते हैं कि ठीक है, परिवार है, उसके अंदर कुछ औरतों को कम हक है, हम बराबरी का हक दिलवा देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी। परिवार के ढांचे के ऊपर, उसके आधार पर कैसे सारी दुनिया बनती जा रही है, इसके ऊपर भी अगर हम बात नहीं करेंगे, तो हमारी ये जो बड़ी लड़ाई है या जो सामूहिक लड़ाई है, जो पूरे स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने की है, वो कैसे ये एक तरह का परिवार उसको सँभाले हुए है, ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम परिवार के ऊपर बातचीत करें। और ये मेरे लिए ये पिटीशन के ज़रिए से ये बातचीत खुलने का एक और मौका है। बहुत-बहुत शुक्रिया चनिका, आपने इतना समय हमें दिया और इस पर विस्तार से बात की और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिलेगी और समानता पर आधारित ये समाज निर्माण होने में आगे कदम बढ़ेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया शकील, ज़िंदाबाद।